So, the Eric Ten Hag era is officially over. Manchester United ने Monday morning in UK time Eric Ten Hag को sack कर दिया and they are going to appoint Ruud van Nistelrooy as the interim manager जब तक वो एक permanent replacement hire नहीं करते. Eric Ten Hag ने अपने 3 साल बिताए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में, उनका तीसरा साल था एंड उन्होंने फर्स्ट 2 इयर्स में अपनी 2 ट्रॉफीज जिता दी थी मैनचेस्टर यूनाइटेड को, एक कैराबाओ कप एंड एक एफए कप. इन हिज फर्स्ट ईयर इन द लीग ही फिनिश्ड थर्ड एंड इन द सेकंड ईयर ही फिनिश्ड 8th, बट बिकॉज ऑफ विनिंग द एफए कप वो यूरोपा लीग खेल रहे हैं दिस सीजन. नाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड्स रिजल्ट्स हैवंट रियली इंप्रूव्ड इन द थर्ड सीजन. इस पॉइंट ऑफ टाइम तक सब एक्सपेक्ट कर रहे थे दैट एरिक टेन हाग विल हैव अ डेफिनेटिव प्ले स्टाइल, बट वो प्ले स्टाइल कभी आया ही नहीं. फर्स्ट ईयर में जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इनको हायर किया था, द एक्सपेक्टेशन वाज दैट वो आयाक्स जैसा प्रोग्रेसिव ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलेंगे, बट एरिक टेन हाग ने वो ही बात और नोशन पहले साल में ही खारिज कर दिया, बोल के कि आई हैव डिफरेंट प्लेयर्स एंड आई कैन नॉट रेप्लिकेट द आयाक्स स्टाइल एट मैनचेस्टर यूनाइटेड. फिर भी ऐसा कोई प्ले स्टाइल इस्टेब्लिश नहीं किया एरिक टेन हाग ने, एंड जैसे जैसे लॉसेस माउंट होते रहे एरिक टेन हाग पे प्रेशर फैंस की तरफ से एंड मीडिया की तरफ से बढ़ता रहा एंड इट फाइनली केम टू हेड इन हिज थर्ड सीजन, जहां पे अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड 14th पे है. They have a negative goal difference again, and in 9 games they are on 11 points. That is not good enough for Manchester United, and finally Manchester United ने Eric Ten Hag को sack कर लिया. During his tenure, Eric Ten Hag had a lot of highs and a lot of lows. अगर हम highs की बात करें, जैसे मैंने कहा उन्होंने 2 ट्रॉफी जीती हैं 2 सालों में. He's had a big victory over Chelsea. 4-1 जीते थे I think Chelsea के against. They've beaten Barcelona under his tenure, and they've also beaten Manchester City in the FA Cup to lift the FA Cup as well. So to be honest, Eric Ten Hag has had some success. It's just the lows that overshadow his successes. अगर आप एरिक टेन हाग की लोस की बात करें, the biggest blow to his tenure was Liverpool beating Manchester United 7-0. That was a humiliating defeat जो ये May of 2023 में हुई थी, and 7 गोल मारे थे उन्होंने लिवरपूल ने. साथ ही साथ क्रिस्टल पैलेस also beat Manchester United 4-0, but to be honest at that point of time United had a lot of injuries. Most recently इस सीजन की अगर आप बात करो तो जब यूनाइटेड ने टॉटनहम को खेला था, टॉटनहम looked like the best team in the world and United couldn't even touch them. स्पर्स ने 3 गोल मारे उनके अगेंस्ट एंड ब्रूनो फर्नांडिस को भी रेड कार्ड मिला, बट डिस्पाइट दैट देयर वाज अ क्लास डिफरेंस बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड टॉटनहम. आई थिंक द गेम जिसमें फाइनल नेल इन द कॉफिन था वाज येस्टरडेज गेम, जिसके अंदर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वेस्ट हैम को खेला था. यूनाइटेड मिस्ड a lot of chances. That was all on 2 players, and in the end they got robbed because of a VAR indecision, wrong decision. But I think Eric Ten Hag की writing on the wall was there since a few games now. वो results deliver ही नहीं कर पा रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, एंड उनकी मीडिया वाली स्टेटमेंट्स भी बहुत सेल्फ प्रेजर्वेटरी सॉर्ट ऑफ बिजार होती जाती. जैसे उन्होंने कहा था कि फॉर मी द स्पर्स गेम आई डू नॉट कंसिडर इट एज अ गेम बिकॉज उसमें ब्रूनो को रेड कार्ड मिल गया था जो ओवरटर्न हो गया था. You will see lot of quotes from Eric Ten Hag जहाँ पे वो पर्सनल अकाउंटेबिलिटी नहीं रहते हैं, which also frustrates the fan. बट अगर आप एरिक टेन हाग की बात करोगे, एक पॉइंट पे ऐसा था that Eric Ten Hag had the highest winning percentage after Sir Alex Ferguson. That does not happen if you're a bad manager. But also at the same time, Eric Ten Hag also has lost games in all competitions, और उनकी second highest percentage of losing all games in all competitions था after David Moyes. So you don't really know what to make of Eric Ten Hag. It's just about the fact that अब मैनचेस्टर यूनाइटेड को, इनियोस को स्पेशली, एक नया मैनेजर ऐसा हायर करना पड़ेगा जो सिर्फ फुटबॉल ऑन द पिच इंप्रूव ना करे बट ऑल्सो फैन बेस को भी इंस्पायर करे. बिकॉज you speak to any Manchester United fan, you can tell they've fallen out of love with football. They've fallen out of love with Manchester United. People tell me कि अब से मैं यूनाइटेड का गेम नहीं देखूँ जब तक टेन हाग सैक नहीं होगा. It's gotten that bad to be honest. तो अब एरिक टेन हाग की रिप्लेसमेंट्स क्या हो सकते हैं? एक चीज़ याद रखनी होगी दैट ओमर बराडा ने कहा था दैट दे हैव अ plan to win the league title in 2028. Now that puts it 3 to 4 years away, which means that they can go for a short-term option followed by a top coach, or they will give a chance to an unproven upcoming coach और उसको वो 3-4 साल देंगे, एक प्रोसेस देंगे to lift the league in 2028. Will it happen or not? वो तो चलो बाद की ही बात है. बट काफ़ी सारे नाम आजकल सजेस्ट हो रहे हैं फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड्स रिप्लेसमेंट. ऑफकोर्स सबसे पहला नाम जो है, जो बहुत पॉपुलर हुआ है, वो है जावी का. जावी एक्स बार्सिलोना मैनेजर इज इन द रनिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. नाउ
fans are split on this because, of course, the tenure of Xavi at Barca was good. He won the league against Real Madrid, but also he was sacked because, well, of course, Laporta के साथ उनकी बनी नहीं थी, but also because people criticize him for his pragmatic and one-dimensional play style. Now, to be fair, I don't think Xavi is a bad choice at all. Fans शायद से Xavi को थोड़ा accept कर लेंगे because he's a well-known name in football, but I think they want the big names. They want a Julian Nagelsmann. Maybe they even want a Ruben Amorim. शायद से Thomas Frank आ जाए. But Manchester United and Ineos के लिए जो next appointment होगी is going to be more crucial than sacking Erik ten Hag. Ineos aren't good owners because उन्होंने Erik ten Hag को sack कर दिया. Ineos की ownership की quality तब पता लगेगी जब हम ये देखेंगे कि वो किसको hire करते हैं. To be fair, Graham Potter का भी मैंने नाम सुना and he's worked with Dan Ashworth before, so he could be a manager that they consider. But मैं वही कह रहा हूँ, Graham Potter की reputation को इतना hurt हुआ है ना with his Chelsea tenure. अगर Man United ने Graham Potter को sign किया, half the fan base will already be against him. एंड उसको बहुत ज़्यादा प्रूफ करना पड़ेगा दिखाने के लिए दैट ही इज़ द राइट मैन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. नाउ रिपोर्ट्स ये भी आ रही है दैट जावी विल स्टिल बी ऑन ए सबैटिकल व्हिच आल्सो रिड्यूसेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम जॉइनिंग. एंड ये भी देखना कि कौन सा मैनेजर आएगा. बट लेट्स सी, अभी तक तो नाम सिर्फ जावी का आया है और जूलियन नागल्समैन का आया है. शायद से रूबन एमोरिम भी उसमें लिस्ट में होंगे. कब ये नया मैनेजर अपॉइंट होगा मुझे नहीं पता. अभी तक तो रूट वैन निस्टेलरॉय हैं. अगर आपने रूट वैन निस्टेलरॉय को पूरा सीजन दिया, आई थिंक दैट्स अ ह्यूज गैम्बल. दैट मींस यू आर राइटिंग द सीजन ऑफ एंड जस्ट ट्राइंग टू सी कि आप यूरोपा लीग में कितने आगे जा सकते हो रूट के साथ एंड कप कॉम्पिटिशंस में कितना आगे जा सकते हो रूट के साथ. सो आई थिंक दैट्स राइटिंग द सीजन ऑफ. सो आई वुड एक्सपेक्ट यूनाइटेड टू हायर अ मैनेजर अर्लीस्ट बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट इंटरनेशनल ब्रेक एंड लेटेस्ट बाय जनवरी. सो लेट्स सी क्या होता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर हंट के साथ 2000 years later. Wait. Before I talk about the Ballon d'Or, अभी मेरे सामने ब्रेकिंग न्यूज़ आई है. डेविड ऑनस्टीन रिपोर्ट कर रहे हैं दैट Ineos and Manchester United are trying to lure Ruben Amorim, स्पोर्टिंग के मैनेजर, टू मैनचेस्टर यूनाइटेड. एक 10 मिलियन की उनका रिलीज क्लॉज है स्पोर्टिंग की तरफ से जो मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड इनियोस पे करने के लिए रेडी है. एमोरिम एक 39-year-old स्पोर्टिंग के मैनेजर हैं. ये फुल काउंटर अटैकिंग, हाई प्रेसिंग, मतलब फुल फुटबॉल खेलते हैं. ही इज़ अ वेरी 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 गुड मैनेजर. लास्ट टाइम ये जब प्रीमियर लीग मूव से लिंक हुए थे ही वॉज बाउंड टू मूव टू लिवरपूल, बट कुछ वेजेस का इशू हो गया था. उन्होंने लास्ट में अपनी डिमांड्स बढ़ा दी थी जिसकी वजह से ये फेल होके वो लोग आर्ने स्लॉट की तरफ चले गए थे. बट दिस guy was Liverpool's first choice and he is a very good manager. Trust me, if Liverpool wanted him first, he is a very good manager. Tactically, he's very, very good. He uses his forwards fantastically. The only issue I have with Ruben Amorim is कि नए लीग में कैसे करेंगे. That will always be a big question, but that's for every big manager, right? Even Arne Slot पे भी एक questions थे. But I would say actually this is, अगर ये confirm हो जाता है कि Ruben Amorim is going to head to Manchester United, it would be a great get for Manchester United. A young manager which fits well within their 2028 वाला plan and tactically is one of the good modern coaches यार. मतलब ये काउंटर अटैक भी करता है, ये हाई प्रेस भी करता है. बस वही है कि दिस गाय सुपर एम्बिशियस, ये बहुत ज़्यादा वेजेस वगैरह भी मांगेगा. एंड या जैसे डेविड ऑनस्टीन ने कहा, MUFC इज रेडी टू पे द 10 मिलियन रिलीज क्लॉज एंड देर इन टॉक विद स्पोर्टिंग टू फाइनलाइज. तो स्पोर्टिंग का डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल इज इन मैनचेस्टर सिटी एंड स्पोर्टिंग का मैनेजर विल बी इन मैनचेस्टर यूनाइटेड. मैन क्रेजी मूव मैन. एंड ये लिटरली एक दिन में ही सारी डेवलपमेंट्स हो गई. टेन हाग सैक्ड, काफ़ी सारे नाम लिस्ट हो गए एंड अब डेविड ऑनस्टीन रिपोर्ट करें इट्स ब्लडी रूबन एमोरिम. सो या interesting development. Now the next big news is about the Ballon d'Or. Now अभी तक सबको लग रहा था that Vinicius Junior should win the Ballon d'Or. I also thought that, to be honest, कि Vinicius Junior ही जीतेगा Ballon d'Or. And Vinicius Junior की अगर आप सीजन की प्रोग्रेशन देखें लास्ट वाली, he's won the league, he's won the Champions League, he's been an output machine यार. मतलब वो अलग ही लेवल पे परफॉर्म कर रहा था. Whenever Real Madrid needed something, Vinicius Junior was always there to deliver. And even though Jude Bellingham had a sensational start to the season last season, everyone knew that it was Vinicius' team. And जब वो Champions League जीते and वो league जीते, मुझे लगा that it is Vinicius Junior who is going to end up winning the Ballon d'Or. But अब न्यूज़ आ रही है कि Rodri might be the one who wins the Ballon d'Or. Now Rodri is not a bad choice for winning the Ballon d'Or. To be fair, in the last 3 years he's been the best DM. He's been Manchester City's most critical piece and जब वो नहीं होता है तो Manchester City struggle करती है. इस सीजन भी हम देख रहे हैं. But for me, I don't know. Like, there are so many legit cases of Rodri winning the Ballon d'Or. He's won the league.
वो क्लब वर्ल्ड कप जीता है, वन द यूरोज विद स्पेन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहा है. So he's won the trophies. He's also had tremendous amount of impact. But so has Vinicius Junior, right? Of course, Vinicius ने international trophy नहीं जीती है. बट इम्पैक्ट के मामले में विनिशियस जूनियर से ज़्यादा इम्पैक्टफुल प्लेयर मेरे को नहीं पता यूरोप में कौन है. अगर विनिशियस जूनियर नहीं होगा, इफ एवरीवन नोज इफ रॉड्री नहीं होगा, सिटी विल स्ट्रगल. बट व्हेन विनिशियस जूनियर इजंट देयर, रियल मैड्रिड आल्सो स्ट्रगल. एंड सो लाइक आई सेड, आई थिंक इट्स अ ह्यूज विन फॉर रॉड्री एंड मैनचेस्टर सिटी कि अगर वो बैलन डोर जीते. एंड टू बी फेयर, आई हैव नो इशूज़. बट अगर कोई मुझसे पूछता, आई थिंक विनिशियस जूनियर इज़ अ वेरी 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 टैलेंटेड अटैकर यार. उस जैसे फॉरवर्ड को बैलन डोर नहीं मिलना, आई थिंक इट्स अ ट्रैवेस्टी. आई वोंट कॉल इट अ रॉबरी. मैं ये नहीं कहूँगा कि रिग्ड है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑयल मनी फिर से ये सब वो सब. ना मैन, विनिशियस लेजिटिमेटली इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेयर. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वर टैगिंग मी एंड शोइंग मी स्टैट्स की ऑफ कोर्स Rodri is 11 GA behind Vinicius Junior. Some were saying कि देखो उसकी tackling percentage क्या है, but they're just different kinds of players. And as much as we hate it कि देखो सिर्फ attackers को ही Ballon d'Or मिलता है, they are the most decisive people in the game, right? Football in general is a very low scoring sport. Basketball की तरह नहीं होता यहाँ पे 100 points types हो जाते हैं. It's a low scoring sport because the probability of scoring over 90 minutes is pretty low. बहुत कम results होते हैं 5-0, 6-0, 7-0. एंड बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स होते हैं 2-1, 1-0 एंड 3-1 एंड 3-2. एंड सो स्कोरिंग मेरे हिसाब से इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू इन फुटबॉल. एंड आई थिंक इफ़ यू आर वन ऑफ द मोस्ट लीथल स्कोरर्स ऑन द प्लानट एंड यू आर वन ऑफ द मोस्ट क्लच प्लेयर्स इन वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन यूरोप, आई थिंक यू शुड विन द बैलन डोर. बट ठीक है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है दैट बैलन डोर में कभी कंट्रोवर्सी नहीं हुई. जब मेसी भी जीता था, लोग कह रहे थे लेवेंडोस्की जीतना चाहिए. ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लेजिटिमेट आर्ग्यूमेंट फॉर बोथ ऑफ देम. जब रॉड्री को जेन्युइनली मिलना चाहिए था आफ्टर द ट्रेबल, तब मेसी जीत गया था, तो तभी ओपिनियन स्प्लिट हो गए थे बिकॉज वर्ल्ड कप एंड ट्रेबल वाली बात हो गई थी. सो आई डोंट नो, आई थिंक फॉर मी विनिशियस जूनियर शुड बी द वन हु शुड बी विनिंग द बैलन डोर. बट रॉड्री का जीतना इज अ ह्यूज विन for Manchester City fans and Manchester City the club. I mean, if you think about it, it's a big win for the City project जब से वो Abu Dhabi takeover हुआ है. Because not only have you built a winning machine of a team, you've managed to attract the best manager in the world, but now you're producing Ballon d'Or level players. And he will be the first DM, if I'm not wrong, to win the Ballon d'Or. देखो, जैसे मैंने कहा, Rodri is not a bad choice at all. And you can make some very legitimate cases for Rodri to win it in terms of consistency. I think he's had the longest unbeaten streak when it comes to a single player. About Rodri not losing a game at the Etihad, something like that. He is a crazy player. He is the best DM. He is the modern archetype of DM. हम कहते हैं कि कुछ players ऐसे होते हैं जो एक position को define कर देते हैं, जैसे Manuel Neuer हो जाते हैं goalkeeper के लिए and stuff like that. Similarly, I think Rodri has completely redefined what it means to be a DM. Not only do you have to be a defensive monster, but you also have to contribute offensively, passing wise and stuff like that. So yeah, Rodri is a very legitimate candidate for the Ballon d'Or. But I think एक high level पे consistently perform करना सिर्फ Rodri ने नहीं किया, Vinicius भी करता है. And I think, like I said, scoring so many from the wings and being so clutch, yeah, I feel a little bit for Vinicius Junior because अगर आप इनका हफ्ता देखें काफ़ी topsy-turvy गया. I mean, he scored a hat-trick in the Champions League, but then he lost 4-0 in the Clasico and उसमें उनका कोई contribution नहीं था. And then he was so sure of winning the Ballon d'Or कि अब वो Ballon d'Or नहीं जीत रहे हैं उस तब से लेके अब तक. I mean, it's a crazy week for Vinicius Junior. One thing I really don't like about the fact is that they're boycotting the ceremony. I think that's a big L. I think आपको dignity रखनी चाहिए, थोड़ी grace रखनी चाहिए. And sure, maybe it's just the fact that after so many downs, especially the Clasico loss and उसके बाद Ballon d'Or loss, he probably just, Real Madrid doesn't want to be there. But I think it's not good. Like, come on. Rodri is a great player. He deserves respect. He deserves respect for the fact that he's won it. And his fellow candidates should also be there in person. ऐसे तो मतलब अगर ये वाली बात है तो then everyone should just boycott who don't win. And they should just email or मतलब letter post से भेज दो भाई Ballon d'Or. No man. I think Real Madrid and Vinicius should attend. Even if they feel it's not a fair result, hardly ever happens, man. This is the Ballon d'Or. हमेशा ही split करता है ये opinions की कब मेसी जीतना चाहिए, कब रोनाल्डो जीतना चाहिए, कभी लेवेंडोस्की जीतना चाहिए, कभी रिबेरी जीतना चाहिए. We've had this for years. This is not new. If I believe Vinicius should win, I promise you there's a creator who feels that Rodri should win. And that's completely fine because it's all a matter of opinion. But I still think
Vinicius should have attended. But yeah, this is what's happened on a crazy Monday morning of football here. Eric Ten Hag has been sacked. Ballon d'Or चला गया है. Apparently Rodri को. Imagine if सबके बाद Lautaro Martinez को मिल जाए भाई. Insane. But yeah, thank you so much for joining in. Video like करना अगर अभी तक नहीं किया है and subscribe if you haven't. We make regular football content now. We do streams regularly. So I'd appreciate the follow, yeah. And see you all soon. Tada, see you. Bye-bye.